नोरा नाम की एक लड़की है जो समुद्र की गहराई में बने एक रिसर्च स्टेशन में काम करती है। उसे अचानक अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। खतरे को भांपते हुए वो सावधानी से चारों तरफ देखने निकलती है। जो नजारा उसे दिखता है उसे देखकर उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। दरअसल नोरा इस वक्त समुद्र की सतह से कई हजार फीट नीचे है, जहाँ आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँची। इतनी गहराई में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में इंसानी जिस्म को पानी में मिला सकता है। इसी जगह पर समुद्र की खोज के लिए एक बेस बनाया गया है और उस बेस के अंदर लोग काम करते हैं। नोरा बताती है कि इतनी गहराई में महीनों रहने से यह भी पता नहीं चलता कि बाहर दिन है या रात। कभी कभी सपने और हकीकत में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी उन्हें अपना काम करना होता है। नोरा यह सब बता ही रही होती है कि अचानक पूरे बेस की लाइटें अजीब तरह से टिमटिमाने लगती हैं। नोरा जैकेट पहनकर आगे बढ़ती है, यह देखने कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि ऊपर से पानी रिस रहा है और यह देखकर उसका दिल पूरी तरह डूब जाता है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का दबाव इंसानी हड्डियों को एक पल में चूरा कर सकता है। लेकिन नोरा इस बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं कि अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और पानी अंदर आने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरी तरफ के कॉरिडोर की ओर भागती है और सो रहे बाकी क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। इतना भयानक नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे भागने लगते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद वो सब एक दूसरे कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन उस कमरे का दरवाजा खराब हो गया है। बिना वक्त बर्बाद किए नोरा अपने हाथों से उस दरवाजे की सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करने लगती है। तभी वो देखती है कि कई क्रू मेंबर पानी से लड़ते हुए उसकी तरफ अपनी जान बचाने को दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें तेज दौड़ने को कहती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी उन सबको निगल लेता है। ये भयानक दृश्य देखकर एक साथी नोरा से जल्दी दरवाजा बंद करने को कहता है, वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा बटन दबाती है और आखिरी पल में दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा, वरना ऐसा होना मुश्किल है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। यानी कंट्रोल रूम से उनका सारा संपर्क टूट चुका था। उसी वक्त उन्हें एक दिल दहला देने वाली अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ी रहस्यमय चीज पानी के अंदर हिल रही है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रही है। खतरा और बढ़ सकता है, यह सोचकर नोरा और रोड्रिगो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। टूटे हुए बेस से होते हुए वो किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब हुए कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी पास से वही डरावनी तेज आवाज फिर सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि यह कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करती है तो पता चलता है बस कुछ हिस्से ही किसी तरह बचे हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। टूटे हुए बेस में रेंगते हुए वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज आती है कि मुझे बचाओ। नोरा पीछे मुड़कर देखती है कि उनका साथी पॉल मलबे में दबा हुआ है। नोरा और रोड्रिगो मिलकर बड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालते हैं। अब तीनों साथ मिलकर एस्केप की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता इतना तंग है कि उन्हें रेंगकर आगे जाना पड़ता है। सबसे आगे नोरा है। अचानक उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है। उस इंसान की आंखें अभी भी खुली थीं और उनमें इतना डर था जैसे मरने से ठीक पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। यह दृश्य देखकर उन सबके मन में डर समा जाता है कि शायद समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा जाग उठा है जो इंसानी सोच से परे है। बड़ी मुश्किल के बाद वो पॉड रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां एक भी एस्केप पॉड नहीं बचा था। वहां सिर्फ कैप्टन लुसियन खड़े थे जो दरवाजे के लॉक की वजह से अंदर फंसे थे। नोरा बाहर से किसी तरह दरवाजा खोलती है। बाहर आकर कैप्टन बताते हैं कि बाकी सभी क्रू मेंबर्स को पॉड्स में बिठाकर पानी की सतह पर भेज दिया गया है। अब उन्हें किसी तरह सबमर्सिबल रूम तक पहुंचना होगा। नोरा कैप्टन को बताती है कि पूरा बेस लगभग तबाह हो चुका है। उन्हें यह भी नहीं पता कि अभी कितने लोग जिंदा हैं। नोरा कैप्टन से पूछती है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या सच में भूकंप है या कुछ और। कैप्टन कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा है, लेकिन अब सबको मिलकर इस हालात का सामना करना होगा। फिर वो कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं जहां एमिली और स्मिथ पहले से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं था। ऊपर से कंट्रोल रूम को बार बार जोरदार झटके लग रहे थे, जैसे बाहर कोई बड़ी चीज पूरे बेस को ऊपर धकेलने की कोशिश कर रही हो। नोरा सिस्टम चेक करके बताती है कि बेस के ऊपर की सभी मंजिलें और कूलिंग टावर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, लेकिन असली खतरा बेस के उस कोर से है जो पूरे बेस को बिजली देता है और वो किसी भी वक्त फट सकता है। अगर कोर फट गया तो पलक झपकते ही पूरा रिसर्च स्टेशन राख हो जाएगा। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बाकी एस्केप पॉड्स पहले ही टूट चुके हैं। जब सब अपनी मौत समझकर उम्मीद छोड़ने लगते हैं तो कैप्टन कहते हैं कि एक आखिरी मौका है। उन्हें बेस के सबसे निचले हिस्से में जाना होगा जहां ड्रिलिंग का काम चल रहा था। शायद वहां कोई पॉड मिल जाए। कैप्टन की बात सुनकर
पॉल कहता है कि ड्रिलिंग साइट यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। इस हालत में वहाँ कैसे पहुँचेंगे? इसी बातचीत के दौरान स्मिथ को ड्रिलिंग साइट से आखिरी सिग्नल मिलता है। उस सिग्नल में सिर्फ लोगों की दर्द भरी चीखें और किसी भयानक जानवर की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक पूरा बेस फिर से अजीब तरह से कांपने लगता है। पॉल झुंझलाकर कहता है कि उन्हें इतनी गहरी खुदाई नहीं करनी चाहिए थी। शायद उन्होंने किसी ऐसी चीज को जगा दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। कोई चारा न देखकर सब भारी पानी के अंदर पहने जाने वाले सूट पहन लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र की गहराई में कदम रखते हैं, रोड्रिगो का हेलमेट अचानक टूट जाता है। पलक झपकते ही पानी के भयानक दबाव से उसका पूरा जिस्म फट जाता है। अपने साथी की इतनी दर्दनाक मौत देखकर कोई भी खुद को संभाल नहीं पाता। साथी को खोने का गम और मौत का डर लेकर वो किसी तरह कार्गो एलिवेटर की छत पर चढ़कर उसके अंदर पहुंचते हैं। फिर कैप्टन सबको बताते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस बेस से दूर जाना होगा। इसके बाद एलिवेटर उन्हें लेकर समुद्र की गहराई में उतरने लगता है। तभी एलिवेटर की स्क्रीन पर मदद का एक सिग्नल दिखाई देता है। कैप्टन जल्दी से एलिवेटर रोकते हैं और पॉल और स्मिथ को उस सिग्नल भेजने वाले को ढूंढ कर लाने को कहते हैं। दोनों फिर से भारी सूट पहनकर पानी में उतर जाते हैं। बाहर इतना अंधेरा है कि सूट की रोशनी से भी कुछ ठीक से नजर नहीं आता। आगे बढ़ते हुए स्मिथ को लगता है कि अंधेरे में कुछ शायद उसका पीछा कर रहा है। किसी तरह वो उस पॉड तक पहुंचते हैं जहां से सिग्नल आया था, लेकिन नजदीक जाने पर देखते हैं कि पूरा रास्ता किसी अजीब चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ है। उन्होंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। पॉड के अंदर कोई नहीं मिलता तो वो चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी उन्हें अपने एक साथी की लाश केबल्स में उलझी हुई मिलती है। यह देखकर कैप्टन तुरंत उन्हें वापस आने का हुक्म देते हैं, लेकिन उसी वक्त पॉल और स्मिथ देखते हैं कि उस लाश की पीठ के अंदर कुछ जिंदा हिल रहा है। कुछ समझ पाते इससे पहले ही एक अजीब सा जीव बिजली की रफ्तार से उसकी पीठ से निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। हालांकि स्मिथ किसी तरह उस छोटे जीव को मार देता है। वो उस जीव को लेकर एलिवेटर में वापस आते हैं। पॉल बताता है कि यह जीव उस लाश को नोच नोच कर खा रहा था। एमिली उस जीव को देखती है तो पाती है कि उसके चारों तरफ तेज नुकीले पंजे हैं। एमिली कहती है कि शायद ड्रिलिंग के दौरान उन्होंने गलती से एक ऐसी जगह खोल दी जहां पहले से अजीब और खतरनाक जीव रहते थे और अब उन्हीं की वजह से वो जीव गुस्से में हैं। एमिली यह बात कर ही रही होती है कि अचानक एलिवेटर की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। नोरा किसी तरह सिस्टम ठीक करने लगती है, लेकिन जैसे जैसे एलिवेटर नीचे उतरता है कोई बड़ा जीव बाहर से उसे जोर जोर से धकेलने लगता है। तभी पॉल की नजर मेज पर रखे उस छोटे जीव पर पड़ती है। वो सोचने लगता है कि कहीं इसकी माँ बाहर तो नहीं है। शायद उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एलिवेटर के अंदर सभी लोग भयानक हिचकोलों के बीच पत्थर की तरह चुप खड़े हैं। तभी कैप्टन एलिवेटर की छत के शीशे पर टॉर्च जलाते हैं और अचानक एक विशाल जीव शीशे पर झपट पड़ता है जो किसी राक्षस जैसा दिखता है। सब बुरी तरह डर जाते हैं। उसी पल बेस के ऊपरी हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है। उस विस्फोट के झटके से एलिवेटर की मोटी केबल टूट जाती है और एलिवेटर तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो सभी जल्दी से अपने हेलमेट पहन लेते हैं और एलिवेटर के समुद्र की तली से टकराने से पहले ही बाहर कूद जाते हैं। लेकिन विस्फोट की वजह से ऊपर से भारी लोहे के टुकड़े और मलबा बारिश की तरह गिरने लगता है। अपनी जान बचाते हुए सब किसी तरह एक दूसरे को संभालते हुए ड्रिलिंग चैम्बर के दरवाजे तक दौड़ते हैं और उस अंधेरे में कुछ अजीब सी परछाइयां हैं। ड्रिलिंग चैम्बर का दरवाजा भी जाम है। बड़ी मेहनत के बाद वो किसी तरह अंदर पहुंचते हैं। तभी ऊपर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। कैप्टन सबको समझाते हैं कि शायद यह बेस के टूटे हुए हिस्सों के ऊपर से गिरने की आवाज है। इसके बाद वो उस सुरंग जैसे चेम्बर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाते जाते रास्ता और तंग होता जाता है। एक जगह पहुंचकर पता चलता है कि आगे का रास्ता मलबे से पूरी तरह बंद हो गया है। तब नोरा हिम्मत करके कहती है कि वो पानी के नीचे तैरकर दूसरी तरफ जाएगी। वो अपना हेलमेट ठीक से पहनती है और पानी में डुबकी लगाकर दूसरी तरफ निकल जाती है। वहां पहुंचकर वो बाकी सबको भी आने का इशारा करती है। एक एक करके सब दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल सबसे आखिर में रहता है। तभी पॉल को लगता है कि पीछे के अंधेरे पानी में कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है एक अजीब जीव पानी के अंदर गायब हो जाता है। कैप्टन बार बार उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन पॉल की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर सब पॉल के सूट से जुड़ी केबल पकड़कर जोर से खींचने लगते हैं। कुछ देर बाद पॉल उनके पास वापस आ जाता है और सब राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही पल दूसरी तरफ से कोई अदृश्य ताकत पॉल की केबल को जोर से खींचती है। डर के मारे पॉल चीखने लगता है। बाकी सब घबराहट में केबल काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पलक झपकते ही पॉल के जिस्म का एक
हिस्सा उससे अलग हो जाता है। पॉल का हेलमेट खून से भर जाता है और वो दर्दनाक तरीके से मर जाता है। यह देखकर बाकी सब डर और घबराहट में जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद कैप्टन रेडियो से ऊपर की दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। पॉल की मौत के बाद सभी टूट चुके हैं। एक एक करके उनके साथी किसी अदृश्य ताकत की वजह से मारे जा रहे थे। तभी वो एक कंट्रोल रूम में खड़े होते हैं, जहाँ से बाहर का डरावना नजारा साफ दिखाई देता है। उनके बेस स्टेशन की ड्रिलिंग मशीन इतनी बुरी तरह मुड़ी हुई है। स्मिथ हैरान होकर सोचता है कि क्या सच में कोई 6000 टन की ड्रिलिंग मशीन को इस तरह तोड़ सकता है। एमिली कांपते हुए कहती है कि यह सब उन्हीं की गलती है। उन्होंने समुद्र की गहराइयों को छेड़ा और अब समुद्र उनसे बदला ले रहा है। शायद उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैप्टन सबको शांत करते हैं और कहते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, लेकिन स्मिथ बताता है कि उसका सूट खराब है और अगर वो बाहर गया तो पानी का दबाव सह नहीं पाएगा। इसलिए वो सबसे कहता है कि उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। स्मिथ कहता है कि अगर वो साथ गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन कैप्टन उसे हिम्मत देते हैं और किसी तरह उसका सूट ठीक करते हैं। इसके बाद सभी पानी के अंदर ड्रिलिंग साइट की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि शायद वहीं एस्केप पॉड मिल सकते हैं। पानी के अंदर चारों तरफ घना अंधेरा है। तभी नोरा को लगता है कि कोई उसके पीछे है। वो टॉर्च जलाती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर भी एक अजीब सा डर उसके मन में बना रहता है। उसे बार बार लगता है कि कोई उसके बहुत करीब से गुजर रहा है। अचानक एक अजीब जीव नोरा के सामने आकर तैरने लगता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और अंधेरे में चारों तरफ देखने लगते हैं। कैप्टन तुरंत सबको अपने सूट की लाइटें बंद करने का आदेश देते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि स्मिथ कहीं नजर नहीं आ रहा। सब उसे ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा देखती है कि कुछ अजीब चीज स्मिथ को घसीट कर ले जा रही है। नोरा हिम्मत करके उस जीव के पीछे जाती है। वो जीव स्मिथ को खींचकर एक तंग गुफा के अंदर ले जाता है। कैप्टन एक पल भी गंवाए बिना उसी गुफा में घुस जाते हैं। काफी गहरे जाने के बाद कैप्टन को स्मिथ मिल जाता है। कैप्टन उसे बाहर खींचते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद कैप्टन को याद आता है कि स्मिथ की बंदूक गुफा के अंदर रह गई है। तो वो दोबारा गुफा में जाकर बंदूक उठाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगते हैं, गुफा की गहराइयों से अचानक एक भयानक राक्षस निकलता है और कैप्टन को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन के सूट की केबल में फंसी होने की वजह से नोरा भी उनके साथ ऊपर खींचने लगती है। पानी के अंदर जद्दोजहद करते हुए कैप्टन और वो अजीब जीव एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा टकराते हैं। नोरा कैप्टन को प्लेटफॉर्म के किनारे लटकता देख उन्हें बचाने की कोशिश करती है। तभी वो भयानक जीव फिर से उनकी तरफ आता है। वो अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा का हेलमेट निगलने की कोशिश करता है। उसी वक्त कैप्टन अपना चाकू निकालकर उस राक्षस पर वार करते हैं। दर्द से तड़पता हुआ वो जीव नोरा और कैप्टन दोनों को तेजी से ऊपर की तरफ खींचने लगता है। कैप्टन समझ जाते हैं कि इस रफ्तार से ऊपर जाते रहे तो पानी के भयानक दबाव से उनका सूट फट जाएगा। इसलिए वो नोरा को केबल काटने को कहते हैं, वरना वो भी मर जाएगी। लेकिन नोरा ऐसा करने को तैयार नहीं। तब मजबूर होकर कैप्टन खुद अपने चाकू से केबल काट लेते हैं। जैसे ही नोरा अलग होती है, अगले ही पल एक भयानक विस्फोट में कैप्टन की मौत हो जाती है। उसी धमाके में उनका सूट और जिस्म पानी में बिखर जाते हैं। उस विस्फोट का झटका नोरा को समुद्र की तली में बेस के एक उजाड़ हिस्से में गिरा देता है। वो जगह बिल्कुल वीरान और खामोश है। किसी तरह अंदर जाकर नोरा पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि स्मिथ और एमिली जिंदा हैं या नहीं। वो पागलों की तरह रेडियो पर एमिली और स्मिथ से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर नोरा ऊपर पड़े कुछ सामान से एक पुराना सूट किसी तरह ठीक करती है और उसे पहनकर एमिली और स्मिथ को ढूंढने पानी में उतर जाती है। तभी रेडियो पर एमिली की आवाज सुनाई देती है। साथ ही नोरा को दूर के अंधेरे में एमिली के सूट की रोशनी चमकती दिखती है। मुश्किल से वहां पहुंचने पर नोरा देखती है कि एमिली स्मिथ को खींचकर आगे ले जा रही है, क्योंकि स्मिथ बुरी तरह जख्मी है। नोरा एमिली को शांत करती है और साथ मिलकर वो स्मिथ को खींचते हुए गहरे अंधेरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कई साथियों को खोने के बाद आखिरकार वो ड्रिलिंग साइट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर खुशी की बजाय और ज्यादा घबरा जाते हैं। मेन गेट तक पहुंचने के लिए बीच में एक पुल जैसे रास्ते से गुजरना पड़ेगा और उस पुल पर हजारों खतरनाक जीव गहरी नींद में लेटे हैं। इन जीवों के बेहद करीब से गुजरना होगा तो हजारों जानवर उन्हें पल में नोच खाएंगे। कोई रास्ता न देखकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक जीव अचानक जाग जाता है और नोरा पर हमला कर देता है। नोरा एमिली को चिल्लाकर कहती है कि तुरंत वहां से निकल जाओ। वो जीव अपना विशाल मुंह खोलकर नोरा को निगलने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा डरने की बजाय हिम्मत दिखाते हुए अपनी बंदूक से उस जीव के पेट के अंदर गोली मार देती है। इसके बाद
नोरा उसके जिस्म को चीरकर बाहर निकलती है, लेकिन तब तक आसपास के सभी जीव जागने लगते हैं। यह देखकर नोरा अपनी बंदूक दोबारा भरने ही वाली होती है कि अचानक देखती है कि जिस प्लेटफॉर्म पर ये जीव उल्टे लटके थे वो ऊपर उठता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त नोरा सामने वाली इमारत के ऊपर एक विशाल परछाई खड़ी देखती है। उसके सामने एक समुद्री राक्षस खड़ा है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से मेन गेट की तरफ दौड़ती है। वो विशाल राक्षस अपना पैर पुल पर इतनी जोर से मारता है, उस धमाके का झटका नोरा को दूर जा गिराता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले ही पल एमिली नोरा को खींचकर मेन गेट के अंदर लाती है और तेजी से दरवाजा बंद कर देती है। स्मिथ, नोरा और एमिली तीनों किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। वो विशाल राक्षस पूरी ड्रिलिंग साइट की इमारत को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगता है। किसी तरह वो आगे बढ़कर पॉड रूम तक पहुंचते हैं। वहाँ कुल 3 पॉड हैं। नोरा जल्दी से चेक करके पता लगाती है कि सिर्फ 2 ही ठीक से काम कर रहे हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए नोरा और एमिली पहले स्मिथ को एक काम करने वाले पॉड में बिठाकर ऊपर भेज देते हैं। फिर नोरा एमिली को दूसरे पॉड में बैठने को कहती है, लेकिन एमिली समझ जाती है कि बचा हुआ पॉड खराब है, इसलिए वो नोरा को अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं। तब नोरा उसे समझाती है। एमिली रोते हुए कहती है कि नोरा को वापस आना होगा, वो उसका इंतजार करेगी। यह कहते हुए नोरा एमिली का पॉड लॉन्च कर देती है। अब पूरे बेस में सिर्फ नोरा अकेली बची है। उसी वक्त पॉड रूम की कांच की दीवारों पर बाहर से छोटे जीव हमला करने लगते हैं। नोरा सिस्टम चेक करती है और देखती है कि हजारों अजीब जीव स्मिथ और एमिली के पॉड्स का पीछा कर रहे हैं। नोरा गहरी सांस लेती है और अपने हाथों से बेस के पावर कोर को ओवरलोड कर देती है। इससे पूरे बेस स्टेशन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड चालू हो जाता है। एक भयानक विस्फोट होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त है कि उस विशाल समुद्री राक्षस तक को इससे बचना नामुमकिन हो जाता है। उसके साथ साथ बाकी सभी खतरनाक जीव भी उस आग में नष्ट हो जाते हैं। इस तरह नोरा अपनी जान देकर अपने दोनों साथियों की जिंदगी बचाती है। बाद में खबरों में दिखाया जाता है कि ड्रिलिंग साइट से 2 क्रू मेंबर जिंदा बचा लिए गए हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।